हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट के लर्न इंग्लिश वीडियो क्लास में, यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है टेंस। बहुत ही चर्चित टॉपिक रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके लिए। ये टॉपिक है टेंस, यानी जिसका मतलब होता है काल। अब टेंस किसको कहते हैं? बगैर टेंस के तो ग्रामर में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जो फॉर्मल ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं वो बेस्ड होते हैं टेंस पर। आज हम लोग टेंस को देखते हैं। तो टेंस इज अ फॉर्म इन विच अ वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हेन एन एक्शन इज वाज और विल बी। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो क्रिया की अवधि का ज्ञान कराता है, जो क्रिया की अवधि का ज्ञान कराता है। व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, यूज किया जाता है, वर्ब को एक्सप्रेस किया जाता है जिस रूप में, चाहे वह इज में हो, वाज में हो और विल बी में हो, ये कहलाता क्या है? टेंस कहलाता है। ठीक है, यानी वर्ब का जो फॉर्म होता है, जो डिसाइड करता है कि यह क्रिया की अवधि क्या थी, टाइमिंग क्या थी, उसको कहते हैं टेंस। और टेंस को 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, पास्ट को कहते हैं भूत और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? तो यह होता है यानी जो काम अभी चल रहा है ये होता है हा, और ये होता है गा। ठीक है, जो काम अभी चल रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान का। जो बीत चुका है वो होता है पास्ट टेंस, यानी भूत का। और जिसके आने की संभावना रहती है, जो आ सकता है, जो हो सकता है, उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। सामान्यतः प्रेजेंट टेंस के अंत में है लगा रहता है, पास्ट टेंस के अंत में हा लगा रहता है, फ्यूचर टेंस गा के बी से डिपेंड करता है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस को अगर आप देखेंगे तो 4 भागों में बांटा गया है ऑफिशियली। ठीक है, औपचारिक रूप से किताबों के आधार पर इसको हम देखें तो किताबें कहती हैं कि ये 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी को कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और इसी को कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये 4 टेंस हैं: सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में ऑफिशियली। अब यहाँ पे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके पास है और उसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम 2 अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। अगर इसको 2 अलग अलग भागों में बांट ले तो अनुवाद बनाते समय, ट्रांसलेशन करते समय बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब दूसरी बात कि हमने यहाँ बताया प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, लेकिन फिर यहाँ हम आपको नहीं बता रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका कारण क्या है ये आप जान लीजिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर हम इसको हिंदी में आपको बताएं तो मुझे बताना पड़ेगा आसन्न भूतकाल।
तो फिर आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी कि ये एक तरफ लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरी तरफ आसन भूतकाल। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हिंदी व्याकरण में काल और इंग्लिश ग्रामर में टेंस दोनों अलग अलग प्रकार से हैं, दोनों में कॉमन नहीं है दोनों, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए अब हम इसको हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, अब इसको हम इसी रूप में याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग थोड़ा बहुत अलग कर सकते हैं, वो कैसे अलग कर सकते हैं वो देखते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है उसको एक बार देखते हैं। हालांकि ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ हम रखते हैं सिंपल को और एक तरफ रखते हैं इंडेफिनिट को। आप इसकी पहचान की जब बात आती है तो आप कहते हैं जिसके वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा होता है। क्लियर है? और इसको बनाने के लिए जो आप स्ट्रक्चर लेते हैं उसमें लेते हैं सब्जेक्ट B1 या B5 ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब हम कहते हैं कि दूध उजला है या उजला होता है, दूध उजला होता है, लास्ट में लगा हुआ है ता है। अब हम इस पर इसको बनाने की कोशिश करें तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसका क्या होता है, इसको बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, मिल्क इज वाइट। यहां हमको इज आर यूज करने के लिए नहीं कहा गया है। अब जब ये ताहे लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है या इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम फिर उस स्ट्रक्चर पे इसको क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ ये हमको सोचना है। तो कुछ लोग आपको कहेंगे कि इसमें ना ये वर्ब नहीं होता है, कुछ लोग आपको ऐसे कहेंगे कि इसमें वर्ब नहीं यानी क्रिया नहीं है। तो जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा वो कभी सेंटेंस नहीं हो सकता, इसमें वर्ब है। ठीक है? बिना वर्ब के कभी भी सेंटेंस हो ही नहीं सकता, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस कभी होता ही नहीं। ठीक है? अब दूसरी बात कोई आपको कहेगा कि ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पहला चीज क्या पॉसिबल नहीं है कि जिसमें वर्ब नहीं हो, जिसमें वर्ब नहीं होगा वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज क्या है कि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो किसी न किसी टेंस में नहीं है। ठीक है? तो ये टेंस का सेंटेंस भी है और इसमें वर्ब भी है। तो ये अंतर जो हो जाता है जब इसको हम अलग करके रखते हैं, हमने पहले कहा था कि है से हम पहचानते हैं कि प्रेजेंट टेंस है, इसमें है तो लगा हुआ है, मतलब साफ है कि यह प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन यह इंडेफिनिट के नियमों को नहीं मानता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट में थोड़ा सा अंतर बांट करके रखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट थोड़ा सा अलग है अनुवाद के लिए और इंडेफिनिट थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले हम लोग जिसको पढ़ेंगे वो है सिंपल प्रेजेंट। इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा क्लियर करेंगे और रेस्ट जो रहेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें क्या है ना कि वर्ब विजिबल नहीं है, इसमें क्या है वर्ब विजिबल नहीं है। इस टेंस के अंतर्गत उन क्रियाओं को रखते हैं, उन वाक्यों को रखते हैं जिसमें क्रिया जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, यानी कि वर्ब जो है वो विजिबल नहीं हो, दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी कि जिसमें प्राइमरी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया हो उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब प्राइमरी वर्ब क्या है, ये पहले इसका हम स्ट्रक्चर लेते हैं, पहले इसको पहचानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से न हो, या आप ये कहें कि जहां प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा।
या जहां प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में रहे। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जब अनुवाद का होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस प्राइमरी वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, या इस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को आप कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए। ठीक है। तो अब हमको देखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्राइमरी वर्ब क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वो तो आप जानते हैं। तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानते ऐसे कि इस टेंस के अंतर्गत उन वर्तमान कालिक वाक्यों को रखा जाता है जिसमें क्रिया प्रत्यक्ष रूप से मौजूद न हो। जैसे जब हम कहते हैं वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो यहाँ जाना हमको ना वर्ब दिखाई दे रहा है। वर्ब को कैसे पहचानते हैं? वर्ब क्या होता है? जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, यानी जो जिस काम को इंडिकेट करता है उसको आप वर्ब कहते हैं। जैसे और बच्चों को सिखाया जाता है जिसके अंत में ना लगा हो, नाना को नहीं। खाना पीना, हंसना रोना, उठना बैठना, चलना सोचना, उछलना कूदना, गाना, ये सब क्या है? वर्ब है। लेकिन नाना को नहीं, क्योंकि नाना नाउन है। पटना को नहीं, यमुना को नहीं। ठीक है। तो जो संज्ञा को छोड़ करके आप ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं कि जो संज्ञा को छोड़ करके जिसके अंत में ना लगा हो वो क्या है? वर्ब है। तो जिसमें वर्ब प्रत्यक्ष रूप से यानी आपको विजिबल नहीं हो उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं, अगर वो वर्तमान कालिक वाक्य यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो। दूसरा, जिसमें प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करता है, यानी मेन वर्ब का काम करता है, या प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करता है, यहाँ प्राइमरी वर्ब को यूज किया जाता है। तो पहला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं प्राइमरी वर्ब, फिर यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। शुरू करते हैं हम सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। इसको कर्ता भी कहते हैं, यानी काम करने वाला होता है। ये जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं आप, जो काम करने वाला होता है उसको आप कहते हैं कर्ता। वैसे हमारे यहाँ कर्ता उसको कहते हैं जिसके मम्मी पापा एक्सपायर कर जाए और जो जलाने का काम करता है, आग लेता है, उसको कर्ता कहते हैं। लेकिन यहाँ काम करने वाला जो होता है वही कर्ता होता है। सब्जेक्ट होता है यानी विषय। विषय की खासियत होती है कि यह काम करने वाला होता है या काम इसके माध्यम से होता है। ठीक है। तो जब आप कहते हैं कि दूध उजला होता है, किसके बारे में है? यह दूध के बारे में है। यह सब्जेक्ट क्या है? दूध है। बच्चे बाजार जाते हैं, किसके बारे में? बच्चों के बारे में। सब्जेक्ट आपका हो गया बच्चे हो गए। आपके पिताजी घर जाते हैं, क्या हो सकता है सब्जेक्ट यहाँ पर? आपके पिताजी, क्योंकि उनके बारे में है। तो वैसे भी आप मैथ्स सब्जेक्ट है एक, तो मैथ्स की किताब में जब आप पढ़ते हैं तो मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं, साइंस में साइंस के बारे में पढ़ते हैं, सोशल साइंस में सोशल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। कुछ बच्चों से पूछता हूँ अक्सर कि विषय के नाम बताइए, तो बताते हैं हिंदी इंग्लिश। नहीं, हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत अरबी फारसी मैथिली ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है। सब्जेक्ट में उसी के विषय में लिखा होता है, उसी के बारे में लिखा होता है। तो सब्जेक्ट ये हो गया। अब सब्जेक्ट को पर्सन के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट पर्सन, इसको कहते हैं उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। ये बोलने वाला होता है। ये क्या होता है? वक्ता होता है। ये होता है वक्ता यानी बोलने वाला, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। और इस दोनों को फर्स्ट पर्सन, आई और वी को फर्स्ट पर्सन माना गया है। सेकेंड पर्सन होता है मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष ये श्रोता होता है यानी सुनने वाला होता है, जो सुनता है। और इसके अंतर्गत यू को रखा गया है। ये सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी, दोनों सेकेंड पर्सन में है। और थर्ड पर्सन कहते हैं अन्य पुरुष।
इसको जैसे ही आप अलग करेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, किसको किसको रखें। तो हम ऐसे ले लेते हैं, जिसके बारे में बात की जाए वो होता है और इसको ऐसे पहचान लेंगे आई, वी और यू को छोड़कर सभी नाउन और प्रोनाउन, ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो समझ गए, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, ये वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, ये आई और वी है। सेकेंड पर्सन श्रोता होता है, यू है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए तो आई, वी और यू को छोड़कर सभी नाउन और प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन है। तो सब्जेक्ट को बांटा गया किस आधार पे, पर्सन के आधार पे तीन भागों में बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब सब फ्रेंड्स की नंबर के अकॉर्डिंग जो है इसको सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए अब मैं इसके आगे का पार्ट आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप उसको देखना नहीं भूलिएगा और आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।